जीताएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जीताएस चैनल पे आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आज से हमारी पीजीटी लेक्चरर स्क्रीनिंग की क्लासेस शुरू होनी है। आज पहली क्लास है, स्टार्टिंग आपकी हिंदी की क्लास से हो रही है। इसमें जो हिंदी का पोर्शन है, गुड आफ्टरनून, हिंदी वाला जो पोर्शन है, हिंदी वाले पोर्शन में वे बच्चे जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं, अब हिंदी बैकग्राउंड से मेरा मतलब विषय के रूप में जिनने हिंदी का अध्ययन किया है उनके लिए तो ये पोर्शन सरल होता है। लेकिन अदर बच्चे जो एसएसटी या फिर साइंस साइड के होते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा हर्डल होता है। इसमें बहुत कुछ टेक्निकल चीज़ें तो नहीं है आपके सिलेबस में। मैं थोड़ा सा सिलेबस भी आप लोगों का डिस्कस कर दूंगा इसके साथ ही। ठीक है, तो बहुत कुछ टेक्निकल चीज़ें तो नहीं है, लेकिन थोड़े में हर चीज को इसमें समाहित भी कर लिया गया है। यदि आप सिलेबस की बात करें तो इसका जो सिलेबस दिया हुआ है सामान्य हिंदी का, आपके पूरे स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है उसमें 20 मार्क्स की 20 अंक की आपकी हिंदी आनी है। उस 20 अंक में देखिए आपको किन किन चीजों पे ध्यान रखना है। पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहले से नहीं, ये पूरी नई क्लास होगी। जिन लोगों ने पहले से ले रखा है, एक बार क्लास पूरी हो चुकी थी, पिछली बार विज्ञप्ति नहीं आई, वो अलग बात है। लेकिन क्लासेस तो सारी पूरी हुई थी, एक बार मतलब कोर्स पूरा कराया गया था। अब ये जो अपने पुराने बच्चे हैं पिछली बार के, जिन्होंने पिछली बार अपना कोर्स ले रखा था, तो उनके लिए ये स्पेशल बेनिफिट है कि उन्हें इस क्लास के साथ कंटिन्यू जोड़ा जाएगा। उस क्लास को वो बच्चे भी अटेंड करेंगे, तो उन्हें जोड़ा जा रहा है। ठीक है, वही क्लास कंटिन्यू करने का मतलब ये हो जाता है कि हमने वो क्लास कहीं बीच में छोड़ी होगी और वहां से शुरू करना है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है, ये क्लास बिल्कुल स्टार्टिंग से जो एज पर सिलेबस है, एज पर सिलेबस चलेगी और पूरी क्लास होगी। ठीक है, और एक दूसरी जानकारी भी मैं आप लोगों को दे देना चाहूंगा कि इसके साथ साथ, स्क्रीनिंग के साथ साथ, जो पीजीटी में सब्जेक्ट वाली क्लास है, सब्जेक्ट की क्लास भी आपकी 2 तारीख से यानी 2 सितंबर से शुरू हो जा रही है। 2 सितंबर से हिंदी साहित्य की भी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 2 तारीख से आपकी ज्योग्राफी की भी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अदर जो भी मतलब पीजीटी में शुरुआत होनी है, वो 2 तारीख से आपकी बाकी विषय, जो मुख्य विषय है, उसकी भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो शशि का एक प्रश्न है, सर हमने पूरा कोर्स से जोड़ा जाएगा या जब तक कोर्स एक्सपायर नहीं है तब तक? ये देखिए, ये एक टेक्निकल इशू है, इस पर मैं कोई कमिटमेंट मैं अपनी ओर से तो नहीं कर सकता। पढ़ाना हमें सभी को है, और जब अभी जोड़ा गया है तो जैसे इन बिटवीन, अगर स्क्रीनिंग खत्म होने से पहले यदि आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, आपका सब्सक्रिप्शन समाप्त हो जाता है, तो फिर उसके लिए मैनेजमेंट कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। और मेरा जहां तक मानना है कि उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ही ये कोर्स दिया जाएगा जिन्होंने पहले ले रखा है, तो उनसे कोई अतिरिक्त पैसे नहीं वसूले जाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेज वगैरह जो 150 200 या जो भी वाटेवर लगता है, तो उस पर मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेगा, वो मेरा पार्ट नहीं है। लेकिन हम लोगों से, मतलब बतौर टीचर, हम लोगों से जो बात हुई है वो यही हुई है कि जो भी अपने पुराने बच्चे हैं उनको पूरा कोर्स देना है और फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। ठीक है, तो ये कोई समस्या नहीं है बच्चों। ठीक है, अब मैं दूसरी बात जो कह रहा था, अपनी दूसरी बात भी आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा कि जो पीजीटी मुख्य विषय की कक्षाएं हैं वो भी आपकी 2 तारीख से शुरू हो रही हैं। ठीक है। देखिए, वाह या ऐसा,
मतलब कुल मिला जुला के हम टीचरों का मकसद तो यही रहता है कि आप लोगों का अच्छा हो, आप लोगों के पक्ष में चीजें हों। तो हम सब यही चाहते हैं कि आप हमसे हम जितना भी बन पड़ता है। इससे पहले हो सकता है मेरे कुछ पुराने बच्चे भी इसमें जुड़े हों जो हिंदी साहित्य में हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो उन सबको पता ही है। बाकी मैं मेरा बच्चों के साथ किस तरह का कोऑर्डिनेशन होता है या उनकी समस्याओं के साथ, मैं बिल्कुल ही टोटली मतलब मेरा मकसद हमेशा स्टूडेंट फ्रेंडली रहा है, रहेगा। मकसद मेरा वही रहता है। तो ये दो बातें, एक तो आज से आपकी स्क्रीनिंग की ये क्लास शुरू हो रही है, थोड़ा सा सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ में अपनी अगली क्लासेस, अपकमिंग क्लासेस का भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ कि पीजीटी आपकी हिंदी की भी, ज्योग्राफी की भी, या अदर एसएसटी में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी बात हुई है सर से, वो सब भी 2-3 से शुरू हो जाएंगी। हिंदी ज्योग्राफी ये 2 से शुरू हो जानी है, स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, इसका जो सिलेबस है। हालांकि जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता ही है, फिर उन्हीं चीजों पर थोड़ा सा डिस्कस करना है। जो मैंने यहाँ रेड टिक किए हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये आपका पूरा सिलेबस जो है, ये जो टॉपिक्स जो हैं, ये सारा यहाँ तक, ये सारे टॉपिक जो हैं आपके शब्दकोश का हिस्सा है। ये आपके वोकैब का हिस्सा है। तो इसमें कोई ऐसी क्लास नहीं होती, हाँ इसमें प्रैक्टिस पेपर जरूर दिए जाते हैं कि भाई आप इन शब्दों पे प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन इसका कोई ऐसा नहीं होता कि इसमें कोई टेक्निकल रूल्स हैं, कोई तरीके हैं जिसको पढ़ाया जाए। ये टोटली आपके वोकैब का पार्ट होता है। पर्यायवाची भी रटने पड़ेंगे आपको, विलोम शब्द भी रटने पड़ेंगे, तत्सम तद्भव देशज विदेशज जो शब्द पूछे जाते हैं वो भी आपको रटने पड़ते हैं, और वो भी आपके वोकैब का ही पार्ट होता है। इसके बाद उपसर्ग प्रत्यय, ये दो टॉपिक जो हैं आपके, उपसर्ग और प्रत्यय, ये भी आपके शब्द रचना का हिस्सा होता है। शब्द रचना के जो टॉपिक होते हैं हमारे, उसमें हिंदी में शब्द रचना, तो आप सभी जानते ही हैं कि शब्द रचना के अंतर्गत आपके 4 टॉपिक्स आते हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये 2 टॉपिक यहाँ पर जो मेंशन है 6ठे और 7वें नंबर पे, ये आपके शब्द रचना के टॉपिक हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग प्रत्यय से आपने देखा ही होगा, उपसर्ग प्रत्यय से जो प्रश्न किए जाने की, प्रश्नों की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है जो क्वेश्चंस का, वो कई बार शब्द दे के उपसर्ग पूछ दिए जाते हैं या प्रत्यय पूछ दिए जाते हैं। कई बार प्रत्यय या उपसर्ग दे करके पूछ दिया जाता है कि इससे बना हुआ शब्द कौन सा है। कई बार प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। कई बार नंबर आधारित किसी शब्द में कितने उपसर्ग हैं, ऐसे भी प्रश्न उठा दिए जाते हैं। कई बार उपसर्गों से रिलेटेड ऐसे भी प्रश्न उठा दिए जाते हैं कि किस शब्द में संस्कृत उपसर्ग है या हिंदी उपसर्ग है या आगत या विदेशी भाषा का उपसर्ग है। सेम वैसे ही प्रत्यय में भी कई बार ऐसे प्रश्न उठा दिए जाते हैं कि किस शब्द में कृत प्रत्यय है, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है। तो ये दोनों ही, उपसर्ग और प्रत्यय, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप ट्विन टॉपिक के रूप में देख सकते हैं, जुड़वे टॉपिक के रूप में देख सकते हैं। एक साथ दोनों को जोड़ के ही चला जाता है, और दोनों से प्रश्नों की जो प्रकृति होती है वो भी एक जैसी होती है। लेकिन पढ़ने के क्रम में आप पाएंगे कि उपसर्ग थोड़ा सा सरल होता है और प्रत्यय तकनीकी रूप से उससे थोड़ा सा कठिन होता है, दोनों को अगर कंपेरेटिव देखें तो। इसके बाद जो आपका 8वां टॉपिक दिया हुआ है, 8वां टॉपिक जो है ये वर्तनी शुद्धि है। वर्तनी शुद्धि जो है ये अपने आप में किसी एक टॉपिक से रिलेट नहीं करता। वर्तनी शुद्धि जो है आपके शब्द रचना के सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे संधि अगर आपको अच्छे से आती है तो वर्तनी शुद्धि में उसका भी उपयोग है। सामासिक शब्दावली निर्माण में आप कुशल हैं, सामासिक पद बनाने में कुशल हैं, तो उसका भी रोल है आपके शुद्ध शब्द में, शुद्ध वर्तनी में। और इसके साथ साथ उपसर्ग और प्रत्यय जो 2 टॉपिक हैं
उपसर्ग जुड़ने के बाद भी नए शब्द बनते हैं, प्रत्यय जुड़ने के बाद भी नए शब्द बनते हैं। तो शब्द रचना के जो आपके चारों टॉपिक हैं वो चारों के चारों इसके लिए यूजफुल हैं, वर्तनी शुद्धि के लिए। इसके साथ साथ ये चार टॉपिक तो हो ही गए आपके डिफाइंड टॉपिक। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो जो रूट वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द जो रूढ़ शब्द होते हैं, जो डेरिवेशन से नहीं बने हुए हैं, यानी दो शब्दों के मेल से या दो से अधिक शब्दों के मेल से नहीं बने हुए हैं, या उपसर्ग प्रत्यय के मेल से नहीं बने हुए हैं, ऐसे शब्दों को याद रखना होता है। क्योंकि रूट वर्ड्स जो है उनका स्ट्रक्चर पहले से चलते आ रहा है, डिफाइन है। और जो व्युत्पन्न शब्द हैं, जिन शब्दों को संधि समास उपसर्ग प्रत्यय की प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया है, उनको हम उस तरीके से देखते हैं, उनका शुद्ध अशुद्ध। और जो रूट वर्ड्स हैं वो हमारे वोकैब का हिस्सा हैं, जिन्हें हमें याद रखना है कि भाई ये शब्द कैसे लिखे जाते हैं। तो समझ गए होंगे कि वर्तनी शुद्धि वाला जो टॉपिक है इसका रिलेशन किसी एक टॉपिक से नहीं होता। फिर भी इस पर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। जो फ्रिक्वेंटली पूछे गए प्रश्न हैं, जो फ्रिक्वेंटली पूछी गई स्पेलिंग्स हैं हिंदी में, उन पर जरूर चर्चा करेंगे। और शुद्ध अशुद्ध से संबंधित जो कारण होंगे, रूट वर्ड्स को छोड़कर बाकी जो भी उत्पन्न शब्द हैं उनमें कुछ ना कुछ तर्क जरूर निकलेगा कि ये शब्द ऐसा है तो क्यों है। तो उन कारणों के साथ उन सभी की व्याख्या किया जाना इसका जो है पोर्शन होगा, इसका जो है हिस्सा होगा। इसके बाद आपका आता है नौवां टॉपिक। नौवां टॉपिक जो है वो वाक्य शुद्धि है। वाक्य शुद्धि भी जैसे हमने वर्तनी शुद्धि को देखा कि वर्तनी शुद्धि का जो रिलेशन है वो किसी एक टॉपिक से नहीं है, वैसे ही वाक्य शुद्धि वाले टॉपिक का रिलेशन किसी एक टॉपिक से नहीं होता। वाक्य शुद्धि में देखिए, आपको वाक्य शुद्धि में संज्ञा संबंधी अशुद्धियां भी आती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि संज्ञा के तिर्यक रूप का प्रयोग करके वाक्य लिख दिया जाता है और पूछ दिया जाता है कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। जैसे अगर मैं कहूं कि अल्मोड़े की बाल मिठाई, तो ये वाक्य अपने आप में ग्रामेटिकली जो है वो अशुद्ध है, क्योंकि अल्मोड़ा क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के तिर्यक रूप का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि अल्मोड़ा की बाल मिठाई, जबकि बोलचाल की भाषा में हम संज्ञा के तिर्यक रूपों का प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा संबंधी अशुद्धि भी आती है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां भी आती हैं। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां आप अधिक से अधिक पाएंगे कि वो पूर्वी हिंदी में होती हैं। पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी में खास करके सार्वनामिक अशुद्धियां होती हैं। आप लोगों ने अक्सर बिहार के लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि हम भी खाएंगे, हम भी पढ़ेंगे, हम भी चलेंगे। मतलब उत्तम पुरुष एक वचन को हमेशा वो क्या करते हैं कि उत्तम पुरुष बहुवचन में लेके चले जाते हैं, मैं के बदले हम का प्रयोग किया जाना। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां होती हैं। कुछ एक प्रश्नों में आपने देखा होगा कि असंगत विशेषणों के प्रयोग किए जाते हैं, गलत विशेषण का प्रयोग करके वाक्य बना दिया जाता है, जिसको हम रखते हैं विशेषण संबंधी अशुद्धियों में। इसके बाद आपने देखा होगा कि क्रिया संबंधी अशुद्धियां होती हैं वाक्य में। कई बार गलत क्रिया का प्रयोग किया जाता है या कुछ ऐसी क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे अगर मैं कहूं कि हमारे शिक्षक हमेशा प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न के साथ पूछना क्रिया का प्रयोग जो है वो असंगत हो जाता है, क्योंकि प्रश्न का मतलब ही पूछना होता है। तो प्रश्न हमेशा किया जाता है, पूछा नहीं जाता है। ऐसी कई सारी क्रियाएं हैं जिनके साथ गलत क्रिया रूप का प्रयोग किया जाता है। तो क्रिया संबंधी अशुद्धियां जो हैं वो बहुत अधिक पूछी जाती हैं आपके सेंटेंस एरर में। सेंटेंस एरर में कई बार वर्तनी संबंधी अशुद्धि भी डाल दी जाती है। गलत वर्तनी लिख के पूरा वाक्य लिख दिया जाता है, तो वाक्य अशुद्धि का संबंध वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के साथ भी जुड़ता है। इसके बाद जो अशुद्धियां होती हैं वो ज्यादातर होती हैं वचन संबंधी अशुद्धियां। वचन संबंधी अशुद्धियों की संख्या बहुत अधिक होती है वाक्य के संदर्भ में, आप देखेंगे। क्योंकि वचन जब आप पढ़ते हैं तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य बहुवचन होते हैं, या बहुत सारे शब्द ऐसे भी होते हैं हिंदी में जो नित्य एक वचन होते हैं। नित्य बहुवचन या नित्य एक वचन कहे जाने का मतलब ये होता है, नित्य बहुवचन का अभिप्राय हुआ कि ऐसे शब्द
जिनका प्रयोग आप किसी भी परिस्थिति में एक वचन में नहीं कर सकते। या नित्य एक वचन की बात करें तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग आप किसी भी परिस्थिति में बहुवचन में नहीं कर सकते। तो ऐसे शब्दों को का गलत प्रयोग करते हुए वचन संबंधी अशुद्धियां जो है वो वाक्य में डाल दी जाती हैं, और तब बच्चों को कहा जाता है कि इसमें किस प्रकार का एरर है, या फिर एरर वाला सेंटेंस आपको फाइंड आउट करना है। एरर में जो क्वेश्चन होते हैं उसके 2-3 पैटर्न होते हैं। एक पैटर्न तो ये होता है कि 3 सही के साथ एक गलत डाल दिया जाए। दूसरा पैटर्न इसके जस्ट अपोजिट की 3 गलत के साथ एक सही डाल दिया जाए। तीसरा पैटर्न जो थोड़ा सा टफ होता है इन दोनों पैटर्न से, उसमें ये पूछ लिया जाता है कि वाक्य की अशुद्धि किस प्रकार की है, मतलब टाइप ऑफ एरर्स भी पूछ लिया जाता है। तो ये ऐसे कई प्रकार होते हैं आपके अशुद्धियों के जो वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस चर्चा परिचर्चा के बाद आप इतनी बात तो जरूर समझ गए होंगे कि वाक्य शुद्धि जो है वो पूरे व्याकरण पर अवलंबित है। पूरे व्याकरण का ज्ञान जो है वो एक साथ घोल मेल करके आपके वाक्य शुद्धि अशुद्धि में डाल दिया जाता है। अब आपके सिलेबस की विडंबना यह है कि इसमें व्याकरण का और कोई हिस्सा दिया नहीं गया है, तो इसलिए इसमें वाक्य शुद्धि अशुद्धि पर हमारी जो भी चर्चा होगी तो शुद्धि अशुद्धि के साथ ही ग्रामेटिकल टर्म को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये ऐसे होता है और इसमें ये अशुद्धि है। क्योंकि पूरा व्याकरण का पोर्शन इसमें डालने से क्या होगा कि स्क्रीनिंग में हर सब्जेक्ट का अपना शेयर है, हर सब्जेक्ट की अपनी भूमिका है। एक ही सब्जेक्ट को लंबा खींच दिया जाना बाकी के साथ इनजस्टिस हो जाता है, बाकियों के साथ अन्याय हो जाता है। तो एरर में हम लोग जो तरीका अपनाएंगे वो यही तरीका अपनाएंगे कि सेंटेंस एरर के साथ हम लोग चर्चा करेंगे, और तब वहां ये भी डिसाइड कर लेंगे कि भाई वाक्य की अशुद्धि किस प्रकार की है और इसको कैसे शुद्ध रूप में लिखा जा सकता है। तो ये है आपके वाक्य शुद्धि अशुद्धि से संबंधित टॉपिक। ये 2 टॉपिक जो हैं ये आपके पूरे व्याकरण के साथ इनका इंटर रिलेशन है, मतलब इन्हें आप स्वतंत्र टॉपिक के रूप में नहीं देख सकते, ये हर टॉपिक के साथ जुड़ते हैं। जैसे वर्तनी शुद्धि आपने देखा कि 4 डिफाइंड टॉपिक के साथ जुड़ रहा है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, वैसे ही वाक्य शुद्धि जो है आपका पूरे ग्रामर के सभी टॉपिक्स के साथ संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लिंग वचन काल कारक सभी के साथ जुड़ता है। अब इसके बाद जो आपका 10वां टॉपिक है वो है आपका समास। समास पूरा हमें पढ़ना है। समास जो है शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है जिस पर हमने पहले ही चर्चा कर लिया था शब्द रचना के अंतर्गत की संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, ये 4 टॉपिक आते हैं। तो समास जो टॉपिक है आपका, इसमें जो प्रश्नों की प्रकृति होती है, परिभाषा से संबंधित प्रश्न होते हैं, समास की परिभाषा, समास के भेदों की परिभाषा यानी उनकी पहचान कैसे करेंगे, और इसके साथ साथ समास से ऐसे प्रश्न भी किए जाते हैं कि सामासिक पद दे करके आपसे संबंधित पद में समास पूछ लिया जाएगा। विग्रह करके आप उसको डिसाइड करेंगे कि विग्रह करने के आधार पर क्या रिलेशन बन रहा है दोनों पदों में, और इस आधार पर आप निश्चित निर्धारित करते हैं कि भाई इसमें ये समास है या इसमें ये समास। इसके साथ साथ समास में आप कुछ और अलग तरह के प्रश्नों को भी देखते होंगे। जैसे समास में जो तत्पुरुष समास होता है वहां से कारक बहुधा पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास के भेद प्रभेदों की जो बात की जाती है वो कारक चिन्हों के आधार पर की जाती है। तो इसलिए कई बार तत्पुरुष समास में आप पाएंगे कि वहां पर समास न पूछ करके आपसे कारक पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका समास वाला टॉपिक है। 12वें नंबर पे जो दिया गया है आपका संधि वाला टॉपिक है। संधि संधि जो है वो शब्द निर्माण की, शब्द रचना की सबसे मजबूत कड़ी है जिसके द्वारा नए शब्द विधान किए जाते हैं, नए शब्दों की रचना की जाती है। तो संधि जो है ये सबसे वाइड टॉपिक है। इसमें यहाँ से एक आध प्रश्न हर एग्जाम में आपने देखा ही होगा कि रहता है। संधि से जो प्रश्न होते हैं आपने देखा होगा, शब्द दे करके उसका सही संधि विच्छेद का विकल्प पूछ लिया जाता है, या संधि विच्छेद दे करके उससे बने हुए शब्द का सही विकल्प पूछ लिया जाता है, या फिर संधि के प्रकार भी पूछ लिए जाते हैं कोई शब्द दे करके कि ये शब्द किस संधि से बना हुआ है। तो इसमें भी कई आपके टाइप्स होते हैं संधि से।
संधि संधि विच्छेद जो है वो एक ही टॉपिक है। जब हम संधि करेंगे तो संधि विच्छेद भी करेंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रोसेस हैं, संधि और उसका विच्छेद। इसके बाद जो 14वां और 15वां टॉपिक है आपका, ये भी आपके शब्दकोश का ही हिस्सा होता है, लोकोक्ति और मुहावरे। लोकोक्ति और मुहावरे जो होते हैं दोनों बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। लोकोक्तियां अलग होती हैं, मुहावरे अलग होते हैं। लोकोक्तियां जो होती हैं अपने आप में पूर्ण वाक्य होती हैं, मतलब लोकोक्तियों में आप पाएंगे कि उद्देश्य और विधेय का बंधन होता है, मुहावरे में ऐसा नहीं होता है। मुहावरा जो होता है वो वाक्यांश होता है। दोनों में अंतर होता है, दोनों कॉमनली पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। एक आधा मुहावरा भी रहता है और एक आधी लोकोक्तियां कहें या कहावत कहें, एक ही बात है। वैसे इसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट वर्ड जो होता है वो कहावत होता है, सेइंग्स होता है। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो लोक में प्रचलित उक्ति होता है, लेकिन लोकोक्तियों का संबंध सिर्फ लोक प्रचलित उक्तियों से नहीं होता, बल्कि बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा कही गई सूक्तियां भी लोकोक्तियों में शामिल की जाती हैं। तो लोकोक्ति और मुहावरे से आपसे अर्थ पूछा जाएगा, एमसीक्यू में अर्थ ही पूछा जाता है कि दिए गए लोकोक्ति का क्या अर्थ है या दिए गए मुहावरे का क्या अर्थ है। तो यहां से हर एक एग्जाम में एक आध क्वेश्चन होता है और ये आपके भाषा से संबंधित प्रश्न है। हिंदी भाषा पर आपका जितना अच्छा अधिकार है, लोकोक्ति मुहावरे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और हिंदी भाषा पर आपका अधिकार अच्छा नहीं है तो लोकोक्ति मुहावरा जो होता है एक टास्क बन जाता है और उसे पढ़ के याद करना पड़ता है बच्चों। तो ये जो है आपके 20 मार्क्स के सिलेबस का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके 15 टॉपिक हैं टोटल। अब 15 टॉपिक हैं और क्वेश्चन 20 हैं, तो स्पष्ट है कि कहीं किसी टॉपिक से 2 प्रश्न हो सकते हैं, किसी टॉपिक से 1 प्रश्न हो सकता है, और कोई एक आधा टॉपिक ऐसा भी हो सकता है जहां से एक भी प्रश्न ना हो। लेकिन पढ़ना हमें 15 के 15 टॉपिक पड़ेगा। जो बात है व्यावहारिक वो यही है, पढ़ना हमें 15 का 15 टॉपिक है। अब इसमें संभावनाओं के आधार पर यदि ये कहा जाए कि कहां से प्रश्न ज्यादा हो सकते हैं, तो आप भी समझते हैं कि जो टॉपिक बड़े हैं, जैसे समास हो गया, समास और समास विग्रह, संधि और संधि विच्छेद, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जहां से ऐसा लगता है कि यहां से 2-2 प्रश्न होने चाहिए। इसके बाद उपसर्ग प्रत्यय वाला टॉपिक जो है ये भी फिक्स टॉपिक है। वाक्यांश वाला एक प्रश्न रहता है, एक आध कभी 2 हो जाता है, लेकिन एक प्रश्न की सर्टेनिटी तो मान के चलिए कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है आपका, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहां से एक प्रश्न रहेगा। तत्सम तद्भव से एक एक प्रश्न होने स्वाभाविक है। विलोम पर्याय जो है ये आपके वोकैब का हिस्सा है, तो इन दोनों टॉपिक से 2 से अधिक प्रश्न होने की संभावना जरूर बनती है। यहां से आपके 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 विलोम 2 पर्याय मान के चलिए, यहां से क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। तो हर टॉपिक पर नजर डालना, हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाना, हर टॉपिक से, ये स्वाभाविक है, चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ टॉपिक्स जो है वो मेल नहीं खा रहे हैं। नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो जो बड़े टॉपिक्स हैं इसमें, वहां से एक से अधिक प्रश्न होने की संभावना अवश्य बनती है, जिसमें संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम पर्याय, ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से एक से अधिक क्वेश्चन के लिए जगह बनता है, बनाए भी जाते हैं। तो ये सिलेबस पर हमारी बात हो गई। अब सिलेबस पर बात करने के बाद हम लोग आज से क्लास की शुरुआत भी करेंगे। तो क्लास में देखिए, इसमें पढ़ने वाले जो टॉपिक हैं, बड़े टॉपिक हैं, वो 2 ही हैं आपके, संधि और समास जो बड़े हैं। पढ़ने पढ़ाने वाले और भी टॉपिक हैं, जैसे उपसर्ग प्रत्यय में भी बहुत कुछ बताना है आप लोगों को, वाक्य में भी बहुत कुछ बताना है, शुद्धि अशुद्धि में। लेकिन हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और बेसिक से स्टार्ट करने के लिए जो सही स्ट्रेटजी बनती है वो यही बनती है कि हम लोग क्लास की शुरुआत जो करें वो संधि विच्छेद से करें। तो संधि से हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। अगर आप लोग अपना कुछ सुझाव, अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं तो मैं 1 मिनट का पॉज ले रहा हूं, आप लोग अपनी बात भी रख सकते हैं।
ठीक है। जल्दी से फटाफट, अगर अपने कुछ सुझाव, अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं तो अपने सुझाव विचार रखें। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा होगा, टॉपिक जब कंक्लूड होगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर कराए जाएंगे, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। और कोई सुझाव आप लोगों की ओर से? चलिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, उपलब्ध जितना हो जाएगा उतना मैं करवा दूंगा। हिंदी सब्जेक्ट की जो फीस है वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, एक आध दिन में आप लोगों को फ्लैश कर दिया जाएगा। इससे पहले एलटी चला था, उससे मिलता जुलता ही रहेगा, थोड़ा सा सिलेबस इसमें उससे वाइड है, थोड़ा सा क्या, उससे थोड़ा मतलब वाइड है, तो थोड़े बहुत का अंतर पड़ सकता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर क्या, पीडीएफ क्या, मैं जब कराऊंगा तो पूरे आंसर के साथ ही करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब क्लास हम लोग शुरू करेंगे संधि से। देखिए, जो भी क्लास ऑनलाइन सब्जेक्ट की शुरू होगी वो सेकंड हाफ में ही रहेगी। क्लासेस का टाइम जो रहेगा वो 2 बजे के बाद से ही रखा जाएगा, जो भी टाइम होगा। और फीस लगभग सभी की सिमिलर ही होगी, फीस में बहुत ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होगा। 1,500 रुपये का वेरिएशन हो सकता है, वो मैनेजमेंट का पार्ट है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे भी अभी नॉलेज में नहीं है कि क्या रखी जानी है। मैंने मोटा मोटा आपको एक रफ आइडिया दिया कि जो जैसे किसी बच्चे ने हिंदी की फीस पूछी थी तो मैंने रफ आइडिया यही दिया कि जो उनके एलटी का फीस था उससे थोड़े बहुत का अंतर होगा, ज्यादा का अंतर नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस भी थोड़ा सा ये बड़ा है। तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी यही क्राइटेरिया होगा। एलटी के फीस से पुराने बच्चे परिचित हैं ही हैं, जो लोग नए हैं जिन्हें नहीं पता है उनके लिए 1-2 दिन में फीस स्ट्रक्चर वगैरह सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लैश कर दी जाएगी, तो सबको पता चल जाएगा। क्यों गीता जी, आपको ये नहीं, नोटिफिकेशन नहीं गया था? कल तक फ्लैश हो जाएगा, फीस जो है ना आप लोगों को फ्लैश हो जाएगी, ऐप पे फीस चली जाएगी कि क्या फीस रखी जानी है। इस पर चूंकि अभी शायद मैनेजमेंट ने वो नहीं किया है, डिसीजन नहीं लिया है, तो इसलिए मैंने मोटा मोटा एक रफ आइडिया दे दिया आप लोगों को कि लगभग एलटी की फीस 6-7 हजार के आसपास थी, तो उससे 1-आध हजार रुपये का अंतर होगा, मतलब क्या होगा ये एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा जरूर होगा, क्योंकि यहाँ सिलेबस उससे थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी कोई भी नई चीज जब शुरू होती है या कुछ ऐसा होता है तो बच्चों को नोटिफिकेशन जाता है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा या हो सकता है कोई टेक्निकल एरर रहा हो, तो जो भी चीज होगी वो उसका नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा आधा समय तो हम लोगों ने सिलेबस या ऐसे बातों में निकाल दिया, तो अब आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की शुरुआत भी कर देते हैं आज से। ठीक है, पहला टॉपिक जो हम लोग शुरू करेंगे वो अपना है
संधि विचार। ठीक है, संधि पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले इसमें हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इस शब्द के व्युत्पत्ति परक अर्थ पर, इसके डेरिवेशनल मीनिंग पर, कि ये शब्द बना कैसे है और शब्द की संरचना के आधार पर इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, इसका क्या अर्थ निकाल सकते हैं। संधि को अगर आप देखें तो ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, सम और धी। यदि शब्दों की प्रकृति पर नजर डालें तो धी जो है वो धातु है, सम जो है वो उपसर्ग है। तो ऐसा कह सकते हैं कि धी धातु में सम उपसर्ग के योग से इस शब्द की व्युत्पत्ति हुई है या ये शब्द बना हुआ है। सम का अभिप्राय हुआ सम्यक और धी से अभिप्राय हुआ होना। तो यदि इस शब्द को आप शाब्दिक तौर पे देखते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है सम्यक होना, एक होना, एकत्र होना, जुड़ना। यानी शाब्दिक तौर पे एक शब्द में यदि संधि शब्द का अर्थ देखें तो जोड़ होता है, योग होता है, संधि का अभिप्राय जुड़ना होता है। अब इसकी जो व्याकरणिक परिभाषा दी जाती है कि भाई संधि है क्या, तो व्याकरणिक परिभाषा के रूप में मैं एक लाइन लिख देता हूं। संधि की परिभाषा जो दी जाती है वो कुछ ऐसे दी जाती है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। मतलब दो नियरेस्ट नजदीकी वर्ण आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के परिणाम स्वरूप उनके स्वरूप में परिवर्तन होता है। विकार का मतलब परिवर्तन, चेंज, विकृति। तो जब जुड़ते हैं आपस में तो उनके स्वरूप में विकार आता है और यही विकार जो है वो संधि कहलाता है। मतलब साफ है कि संधि में वर्णों के परस्पर मिलने के बाद उनके पूर्व स्वरूप में, पहले के स्वरूप में और संधि होने के बाद के स्वरूप में अंतर अवश्य होगा। अगर अंतर नहीं है, विकार नहीं हो रहा है तो संधि नहीं है, और यदि विकार हो रहा है तो संधि हुई है। दूसरी चीज संधि के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि संधि की प्रक्रिया में प्रथम भाग का अंतिम वर्ण दूसरे भाग के प्रथम वर्ण के साथ संयोग करता है। पहले भाग का जो अंतिम वर्ण होता है वो दूसरे भाग के पहले वर्ण के साथ जुड़ता है और जुड़ने के बाद उसमें चेंज आता है, परिवर्तन आता है। तीसरी चीज संधि के संदर्भ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि संधि जो होती है वो सिर्फ तत्सम शब्दों में होती है। संधि की जो प्रक्रिया है वो तत्सम शब्दों तक सीमित है। वस्तुतः शब्द निर्माण के क्रम में हिंदी की भी कुछ संधियों को स्वीकृत कर लिया गया है। बावजूद इसके ट्रेडिशनली यही माना जाता है कि संधि सिर्फ तात्समिक शब्दों में होती है, यानी तद्भव देशज विदेशज शब्दों में संधियां नहीं होती हैं। उनकी संधियां जो हैं वो तार्किक नहीं होती हैं।
क्योंकि संधि टॉपिक जो है ये पूरी तरह से शब्द रचना का टॉपिक जो है वो संस्कृत से निकला हुआ है, वहीं से हिंदी में फॉलो किया गया इसको। तो इसलिए ये तय रहता है कि संधि जो होती है वो सिर्फ तात्समिक शब्दों में होती है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, आप सभी ने देखा होगा कि एक शब्द जो है उपर्युक्त, इसकी कई बार वर्तनी पूछी गई है शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में। यहाँ पर देखिए एक शब्द आपने देखा होगा कि ये शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है, उपरोक्त और उपर्युक्त। अब देखिए सामान्य बोलचाल के क्रम में या सामान्य लेखन के क्रम में उपरोक्त का भी प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन यही चीज यही शब्द जब वर्तनी के संदर्भ में पूछ दिया गया कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो फिर यहाँ पर आपको उन नियमों को टटोलना पड़ेगा जिन नियमों के तहत शब्द की रचना हुई है। उन नियमों की बात हम पहले कर चुके हैं कि संधि समास उपसर्ग प्रत्यय। अब आपको ये देखना होगा कि इसमें कौन सा, इस चारों में से इसमें कौन सी प्रक्रिया दिख रही है, समास से यह शब्द बना है या संधि की प्रक्रिया से या उपसर्ग अथवा प्रत्यय जुड़ने से यह बना हुआ है। यदि इन प्रक्रियाओं पर आप नजर डालेंगे तो आपको ये साफ तौर पे दिखाई देगा कि ये शब्द जो है ये संधि की प्रक्रिया से बना हुआ है। अब यदि आप दोनों शब्दों पर विचार करें, इसको तोड़ने का प्रयास करें, तो इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं कि ऊपर और उक्त, अ उ मिल करके ओ में विकृत हो गया। ये विकार जो है यहाँ पर अंत में कोई मात्रा नहीं है यानी अ है, और यहाँ उ है, अ उ में संधि हुई और अ उ मिलकर के ओ बन गया, जो कि गुण संधि का लक्षण है। गुण संधि में ऐसा होता है। अब यहाँ दूसरे शब्द पर विचार करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर शब्द जो है इसकी संरचना ऐसी दिख रही है, ऊपरी धन उक्त। यण संधि का ये लक्षण है, ई य में बदल जाएगा, र आधा हो जाएगा, और य में जो यहाँ पर स्वर है वो मात्रा के रूप में आके लग जाएगा और शब्द जो है वो उपर्युक्त हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप प्राइमा फेसाई देखते हैं, सतही तौर पे देखते हैं, तो शब्द वो भी देखने में सही लग रहा है, ये भी देखने में सही लग रहा है। अब आप इसके तकनीकी पक्ष पर जाएं, तकनीकी पक्ष पर जाएंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ये शब्द जो है तद्भव है और ये शब्द जो है तत्सम है, और यहाँ पर देखेंगे कि ये शब्द भी तत्सम है और ये शब्द भी क्या है, आपका तत्सम है। तो जो हमने एक लास्ट में थर्ड लाइन लिखा था कि संधि सिर्फ तात्समिक शब्दों में होती है, वो कंडीशन जो है इस शब्द के साथ पूरा हो रहा है। यानी ये शब्द जो है इसको जबरदस्ती जोड़ा गया है, ये नियम के अनुकूल नहीं है। नियमानुकूल जो जोड़ा गया है वो शब्द उपर्युक्त है, अर्थात ये शब्द सही है और ये शब्द जो है, इस शब्द की वर्तनी जो है वो गलत है। तो इस तरह से कई चीजें आपकी ऐसी होती हैं जहां पर आप सतही तौर पे आपको लगता है कि हाँ ये सही है, क्योंकि किताबों में, शासकीय सरकारी पत्रों में भी आप देखते हैं कि इसका प्रयोग करते हैं लोग। तो करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये व्याकरणिक नियम के अनुसार सही है। सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में कई बार व्याकरणिक नियमों की अनदेखी की जाती है, लेकिन जब वही चीज आपसे स्पेलिंग टेस्ट में पूछ दिया गया, एक्यूरेसी के पॉइंट पर पूछ दिया गया, तो फिर आपको उसके तकनीकी पक्ष पर जाकर के विश्लेषण करना होगा, एनालिसिस करना होगा, और एनालिसिस करके तब ये डिफाइन करना होगा कि भाई ये शब्द सही है या गलत है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जो तीसरा बिंदु मैंने लिखा था उसी के स्पष्टीकरण के रूप में मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया यहां पर, उस बात को समझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, परिभाषा की बात हमने कर ली है, अब संधि के भेद प्रभेदों की बात कर लेते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि संधि के तीन भेद या तीन प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा है आपका विसर्ग संधि।
अब इनकी परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका जो कंडीशन है, तीनों संधियों का जो कंडीशन है, अगर कंडीशन हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं तो तीनों की बात हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज स्वर संधि के बारे में ये भी ध्यान रखेंगे कि स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है। तो जो स्वर संधि है आपकी, ये एक और नाम अच संधि के नाम से भी जानी जाती है। तो स्वर संधि जो है इसे आप अच संधि भी कह सकते हैं। व्यंजन जो होते हैं, आप सभी जानते हैं कि व्यंजन जो होते हैं वो अखंड भाषा की सबसे छोटी निरर्थक इकाई के रूप में होते हैं। यानी उनमें व्यंजन का अभिप्राय, विशुद्ध व्यंजन का अभिप्राय हुआ कि उससे स्वर को अलग कर दिया गया। तो जब स्वर को अलग, जितने व्यंजन हम लोग वर्णमाला में पढ़ते हैं अक्षर के रूप में, वो सभी के सभी स्वरांत हैं। तो जब उसका विश्लेषण करेंगे तो उसकी मूल ध्वनि से स्वर जो है वो अलग हो जाएगा। और जब मूल ध्वनि से स्वर को अलग लिखेंगे तो उसके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी वर्ण, व्यंजन वर्ण जो है वो क्या होते हैं, हलंत होते हैं। हलंत होने के कारण जो व्यंजन संधि है इसको आप हल संधि के नाम से भी जानेंगे। तो ये दोनों जो संधियां हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि, इसके जो ये दूसरे नाम हैं ये भी कभी कभार पूछे गए हैं। ग्रुप सी में आपका हल संधि पूछा जा चुका है। तो ये ध्यान रखना है कि स्वर संधि को अच संधि कहा जाता है और व्यंजन संधि को हल संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि को अन्य किसी दूसरे नाम से नहीं हम संबोधित करते, लेकिन ये दो जो संधियां हैं स्वर और व्यंजन, ये अलग अलग नामों से भी जानी जाती हैं। अब इसमें कंडीशन जो है वही इसकी परिभाषा बनेगी। स्वर संधि जो है इसमें क्या होता है कि आपका स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। स्वर के साथ स्वर का मेल होता है यानी प्रथम भाग का अंतिम वर्ण भी स्वर होता है और दूसरे भाग का जो प्रथम वर्ण होता है वो भी स्वर होता है। व्यंजन संधि जो है इसके लिए जो परिभाषा होती है या इसके लिए जो कंडीशन होता है वो ये होता है कि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल। तो व्यंजन संधि में आपका पहले भाग में व्यंजन होगा यानी हलंत वर्ण होगा, दूसरे भाग में आपका स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। कंडीशन जो है वो पहले भाग की, परिभाषा का कंडीशन जो है वो पहले भाग के अंतिम वर्ण के लिए है। अब यहाँ पर हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है। यहाँ पर ये जो हमने परिभाषा या नियम लिखा है यही परिभाषा होती है, यही नियम होता है, बावजूद इसके इसमें अपवाद होता है। तो यहाँ पर आपको अपवाद भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको कुछ एक संधि में अपवाद भी मिलेंगे जिसमें वो व्यंजन संधि तो है लेकिन पहले भाग के अंत में व्यंजन नहीं होता। जैसे इस तरह के कई बार आपने शब्द देखे होंगे, जैसे देखिए आधन छादन, जब जुड़ेगा तो बन जाएगा आच्छादन। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या आ गया, स्वर आ गया, जबकि ये उदाहरण जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसलिए व्यंजन संधि का उदाहरण है कि यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है संधि के बाद वो व्यंजन का हो रहा है। यहाँ आधा चौ जो है वो ऑटोमेटिकली जुड़ जा रहा है। तो भले ही यहाँ स्वर आ रहा है यानी परिभाषा जो है आपकी बाईपास हो रही है, बावजूद इसके विकार जो है वो व्यंजन संबंधी है, व्यंजन का विकार हो रहा है। इसलिए ऐसे उदाहरण को भी कहाँ रखा जाता है, आपके व्यंजन संधि में रखा जाता है। तो यही चीज मैं आपको कह गया यहाँ पर कि इसमें आपको इस नियम का या इस परिभाषा का एक्सेप्शन मिलेगा, अपवाद मिलेगा। ठीक है। तीसरा जो है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का मतलब या परिभाषा इसकी कि इसमें विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होगा। मतलब इसके पहले भाग के अंत में विसर्ग होगा, दूसरे भाग में स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है। तो ये है आपका संधि के भेद उपभेद या इसकी परिभाषा। आप बिल्कुल इन शॉर्ट ऐसे याद रखेंगे। इसी चीज को परिभाषा में कहा जाता है कि स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं।
और विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो आपको ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में याद रखने से ज्यादा फायदा होगा, टेक्निकली याद भी रहेगा, और लैंग्वेज जितनी लंबी होती जाएगी आपका काम उतना ही लेंदी होता जाता है। अब भेद उपभेद की बात तो हो गई, स्वर संधि की परिभाषा भी हमने देख ली कि स्वर के साथ स्वर का मेल। अब स्वर संधि हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद स्वर संधि के भेदों को पढ़ेंगे। स्वर संधि के भेद, ठीक है। स्वर संधि के भेदों की जहां तक भेदों का जहां तक प्रश्न है, तो आप सभी जानते ही हैं कि स्वर संधि के 5 भेद किए जाते हैं। हिंदी मानक व्याकरण में स्वर संधि के 5 ही भेद स्वीकार किए जाते हैं। संस्कृत व्याकरण में इसके और भी भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हिंदी मानक के हिसाब से पूछा जाएगा आपसे प्रश्न। तो यहाँ आपको स्वर संधि के 5 भेद बताने हैं, और वो 5 के 5 भेद हैं आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो ये 5 भेद किए जाते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि संस्कृत में इस संधि के लिए जो सूत्र निर्धारित किए गए हैं वो भी पूछ दिए जाते हैं। तो इसलिए इनके साथ साथ आपको इनके सूत्र भी याद रखने होंगे। दीर्घ संधि के लिए इसका जो सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ। जो गुण संधि का सूत्र होता है वो होता है आपका आद गुण। जो वृद्धि संधि का सूत्र होता है वो होता है आपका वृद्धि रेचि। जो यण संधि का सूत्र होता है आपका वो होता है इको यणच। जो अयादि संधि का सूत्र होता है आपका वो होता है एचो अय वायावह। एचो अयवायावह। तो ये आपके स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उनके संस्कृत में सूत्र निर्धारित किए गए हैं। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि ये कई बार पूछे जा चुके हैं कि भाई ये किसका सूत्र है, एचो अयवायावह या इको यणची किसका सूत्र है। ये तो चलो क्लियर है, यण इसमें दिख जाएगा, वृद्धि इसमें दिख जाएगा, गुण इसमें दिख जाएगा और दीर्घ शब्द इसमें दिख जाएगा। तो कॉमनली भी आप लॉजिक लगा लेंगे कि भाई इसमें दीर्घ दिख रहा है तो ये दीर्घ संधि का सूत्र होगा। एचो अयवायावह, अय आय अव आ वाला जो है ये अयादि संधि से रिलेटेड होगा। तो कई बार इसको अगर माइन्यूटली आप सोचेंगे तो वैसे भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि भाई कौन सा सूत्र किस संधि का है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करूंगा और अगली क्लास से हम लोग इस पर दीर्घ सारे स्वर संधि के भेदों पर चर्चा करेंगे, कैसे किया जाना चाहिए, संधि विच्छेद कैसे करते हैं, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब चर्चा करेंगे। आज चूंकि पहली क्लास थी तो आज तो मैंने सोचा था कि सिर्फ सिलेबस डिस्कस करके छोड़ देंगे, लेकिन थोड़ा सा समय मिल गया तो इसलिए इसकी शुरुआत हमने कर दी। अब कल मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, टाइमिंग का इन्फॉर्मेशन आप सभी को है ही है, जो भी टाइमिंग में चेंज होगा उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो बाकी हम लोग कल की क्लास से शुरू करेंगे और आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। आप लोगों को साथ जुड़ने के लिए, पेशेंस बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पेशेंस बनाए रखिए। और एक दो चीज़ें और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जो भी प्रश्न होगा आप लोग जब भी क्लास देखने बैठिए तो हाथ में कापी कलम लेके बैठिए। कोई भी प्रश्न होता है
जैसे आज मैंने पढ़ा दिया और कल आपको कुछ पूछना है, यहाँ पर कोई चीज अस्पष्ट रह गया, क्लियर नहीं हो पाया, तो उसे आज ही नोट करके रख लीजिए और कल कल जो है स्टार्टिंग में पूछ लीजिए। या बीच बीच में भी मैं एक आध मिनट का इसीलिए पॉज देता हूँ कि किसी की कोई क्वेरी है तो अपना प्रश्न डाले, क्योंकि पूछना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं मान के चलना है कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो वन वे कम्युनिकेशन होगा। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की सहभागिता, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी अपेक्षित है। तो आप लोग भी बिल्कुल अपनी ओर से, भेद और प्रकार एक ही होता है कमलेश जी, भेद कहिए प्रकार कहिए, प्रकार भेद प्रकार में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, टाइम अभी तक तो मुझे जो सूचना है यही रहेगी। अगर कोई चेंज होगा तो आप लोग अपडेट देख लीजिएगा, आप लोगों के ऐप पे अपडेट जो है वो चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद।